हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इसके साथ आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे बताते रहना, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में करते रहना। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है फोर्स, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं बल। तो फोर्स के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम थ्योरी भी क्लियर करेंगे। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप फोर्स के बारे में जानते हैं तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और उनके साथ में अपनी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। वो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को जब हम धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं फोर्स। और फोर्स जब भी लगता है या बल जब भी लगता है तो उसके वजह से इस वस्तु, जैसे जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं उस वस्तु में गति उत्पन्न हो सकती है। वो आपकी तरफ मूव कर सकता है, आपसे दूर मूव कर सकता है। इसकी गति, अगर ये ऑलरेडी गतिमान है तो उसकी गति रुक भी सकती है, ठीक है, या उसकी गति तेज हो सकती है। उसका आकार परिवर्तन हो सकता है, जैसे यहाँ से ये थोड़ा सा दब जाएगा, ठीक है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। अगर वो गति कर रही है तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये फोर्स के काम होते हैं, यानी वो गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है, स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है, उसकी गति की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है, दिशा परिवर्तन कर सकता है, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसके बारे में उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा है इनफैक्ट, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरे नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो वैसे तो न्यूटन के लिख दिया है तो पहला दूसरा तीसरा ही होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पर नहीं आएगा। तो कौन सा ऐसा नियम है जो हमें बल के बारे में बहुत अच्छे से बताता है, तो इसका आंसर है पहला नियम। जैसे मैंने अभी बताया, पहला नियम होता है जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर वह बल ना लगाया जाए। तो बल ना लगाया जाए ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, पहले नियम में, ठीक है। बल गुणनफल होता है, तो हमने डेफिनेशन देख ली उसका क्या मतलब होता है, और अब हम देखेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। बल किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान वेग का, द्रव्यमान त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है m/a। आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, ठीक है, m/a। तो इसका आंसर आएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास त्वरण वाले ऑप्शन 2 हैं, सेकंड और फोर्थ। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर है। तो इसके लिए यहाँ पे एक आई टैब दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑलरेडी पता है, आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है और भार का मात्रक क्या होता है, तो मैं समझ लूंगी कि आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो इसका फिलहाल आंसर होगा हमारा ये वाला, सेकंड वाला, द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर आता है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने भार का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन ये तो एक भार का फॉर्मूला है, बाकी आप देखिएगा कि होता क्या है भार और द्रव्यमान में अंतर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बल का मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसमें से 3 ऐसे मात्रक हैं जो बल के हैं और एक मात्रक है जो बल का नहीं है, तो वो आपको हमें बताना है। न्यूटन होता है केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर के लिए लगाया हुआ है मैंने, स्क्वायर के लिए यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही थी इसलिए। थर्ड है वॉट और फोर्थ है डाइन। तो आप मुझे बताएंगे बल का मात्रक नहीं होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बल का मात्रक वॉट नहीं होता है, ये आंसर आपका ऑप्शन, मतलब ये आंसर है। बाकी न्यूटन होता है केजी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। न्यूटन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ना वो एक ही बात है। ये आपके एसआई मात्रक हैं, पहले 2 एसआई मात्रक हैं, और जो फोर्थ वाला है वो आपका सीजीएस मात्रक है,
और ये वॉट इसका कोई मात्रक मतलब बल का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला और मात्रक दोनों देख लिए हैं। अब क्वेश्चन है अगला हमारा, इसके साथ हम कुछ और थ्योरी भी क्लियर करेंगे। सुने, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश, इनको एक साथ पढ़िए आप। स्थिर बिंदु आवेश यानी दो आवेश हैं हमारे पास, आवेश को चार्ज जिसे कहा जाता है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्सेस यानी नाभिकीय बल, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहते हैं ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, है ना, स्थिर वैद्युतिकी बल कहते हैं। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। पहला वाला आंसर सही है, क्योंकि आवेश है तो गुरुत्वीय बल तो नहीं लगेगा, न्यूक्लियर फोर्सेस भी नहीं लगेंगे और फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय बल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, उन्हीं का एक टाइप होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहती हूँ, उसको ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने तीन तरह के फोर्सेस लिखे हैं, इसको छोड़ दो, फ्रिक्शन फोर्स को छोड़ दो, ये तीन तरह के बल लिखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है, ग्रेविटेशनल लिखा है, न्यूक्लियर लिखा है। जो न्यूक्लियर फोर्सेज है ना, वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। मजबूत नहीं बोलेंगे, प्रबल, प्रबल और कमजोर। ठीक है, दुर्बल। प्रबल और दुर्बल, दुर्बल दो तरह के होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। अब बात ये होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कमज़ोर होते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहाँ लगते हैं? आकाशीय पिंड जो होते हैं, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, सूरज और ग्रहों के बीच में जो लगता है वो ग्रेविटेशनल, जो कि सबसे कमजोर फोर्स होता है। दूसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल किसके बीच में लगते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह के बीच में। फिर आता है तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज कहते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज थोड़ा से और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो कि किसके बीच में लगते हैं? आवेशित कणों के मध्य लगते हैं। और चौथे वाले होते हैं हमारे, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो लगते हैं हमारे नाभिकीय कणों के मध्य, जो नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर जैसे कौन होते हैं? न्यूक्लियॉन होते हैं, है ना। उनके मध्य लगने वाले फोर्सेस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। किसके मध्य सबसे प्रबल बल लगता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, नाभिकीय जो मूलभूत कण होते हैं, जैसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है, उनके मध्य सबसे प्रबल बल लगता है, और इस बल का नाम होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो कि किसके मध्य लगते हैं? नाभिकीय मूलभूत कणों के मध्य लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु और सतह के बीच कौन सा बल लगता है? ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जो देखा था वो फोर्सेस के टाइप देखे थे। ठीक है, ये चार तरह के फोर्सेस होते हैं, और ये यहाँ पे हमने देखा था कि बल के मात्रक वगैरह। अब हम देख रहे हैं, अब कुछ नई चीज़ की तरफ चलते हैं, नए फोर्सेस की तरफ चलते हैं। वो है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो उनके मध्य, जो वस्तु और सतह के मध्य लगता है, वो कौन सा बल लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फोर्स होता है ना, जब कोई दो सतह आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके मध्य जो बल लगता है उसे फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। लेकिन घर्षण बल के लिए शर्त ये होती है कि दोनों सतह आपस में टच करनी चाहिए, छूना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोला है कि वस्तु है और सतह है, उनके बीच में कोई बल लग रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स तो है ही। इसलिए हमारे ये चारों कौन से फोर्सेज हैं? फ्रिक्शन फोर्सेज या घर्षण बल। लेकिन उन्होंने पूछा है कि जब कोई वस्तु लुढ़कती है ना, जैसे हम कहें कि आप सिलेंडर को देखते हैं, सिलेंडर को आपने क्या किया? लेटा दिया, और लेटाने के बाद उसको लुढ़का लुढ़का के जब लेके जाते हैं, ठीक है, या जैसे व्हील होते हैं, पहिए, तो वो गोल गोल राउंड राउंड उस पर लुढ़क रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं। तो आपको बताना है उसमें से कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहाँ नाम से बहुत क्लियरली पता चल रहा है, उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड ऑप्शन सही है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्सेस। अब बात आती है कि स्लाइडिंग फोर्स क्या होते हैं? जब किसी चीज़ को घिसा जाता है सतह पर। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जब हम जो
फिसल पट्टी होती है जहाँ बच्चे खिसल रहे होते हैं, उस तरीके से कह सकते हैं स्लाइड करना। या फिर जब हम किसी सतह को टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा यानी कि जैसे हुई स्लाइडर के जैसे, और उस पे से किसी कार्टन वगैरह को नीचे खिसकाया जाता है, तो जब स्लाइड होती है कोई चीज़, आप समझ सकते हैं, स्लाइडर पे बच्चों को देखा होगा आपने। तो जब स्लाइडिंग स्थिति में होते हैं, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। रोलिंग मतलब लुढ़कना होता है। लिमिटिंग को कहते हैं सीमांत फ्रिक्शन फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है स्थिर फ्रिक्शन फोर्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए देखिए, मान लेते हैं कि एक कार्टन है, एक कार्टन, और वो एक सतह पर रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने उसे धक्का मारा, उसके बाद वो नहीं खिसक रहा है, ठीक है। आपने अपना बल बढ़ाया, फिर भी वो नहीं खिसक रहा है। फिर आपने थोड़ा सा और बल बढ़ाया और अब वो खिसकना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर पहले जब आप धक्का मार रहे थे और वो जो कर्टन है वो खिसक नहीं पा रहा था, उस समय जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसे कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण बल। इसे हिंदी में कहते हैं सीमांत घर्षण बल। यानी कि ये तब तक लगता रहेगा, तब तक लगता रहेगा, सॉरी, उसे कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कहते हैं स्थिर। अब वो स्थिर है, कोई वस्तु खिसक ही नहीं रही है, खिसक ही नहीं रही है, इसका मतलब वहाँ पे लगा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि वो खिसकना शुरू होता है, उस समय लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई वस्तु खिसकना जस्ट शुरू होती है तब लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और जब कोई वस्तु खिसकने लग जाती है, गति करने लग जाती है, तब लगता है गतिक यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। यानी टोटल 3 तरह के हो गए। पहला है स्टैटिक, स्टैटिक में मतलब वो खिसकेगी नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। दूसरी कंडीशन है लिमिटिंग, लिमिटिंग यानी सीमांत, जबकि वो खिसकना जस्ट स्टार्ट होगी। और तीसरा है काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब है जबकि वो वस्तु खिसक के गति करने लग गई है। तो काइनेटिक के ही दो भाग होते हैं, या तो वस्तु स्लाइड करेगी या फिर वस्तु रोल करेगी, या फिर स्लाइड करेगी या रोल। तो यानी कि ये जो दो हिस्से हैं हमारे, सॉरी, ये जो फर्स्ट और जो सेकंड वाला पार्ट है, ये दोनों हमारे काइनेटिक के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये वाला जो सा होगा वो काइनेटिक का पार्ट होगा, और ये वाला भी हमारा किसका हिस्सा होगा, काइनेटिक का। और ये जो दोनों होंगे वो अलग होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक 3 तरह के होते हैं, और काइनेटिक के 2 भाग होते हैं, वन इज द स्लाइडिंग एंड वन इज द रोलिंग, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे उसी पे बेस्ड, जो मैंने अभी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताती हूँ कि 50 न्यूटन का एक बल है, वस्तु को गतिमान कर रहा है। वस्तु को क्या कर रहा है, गतिमान कर रहा है। यानी कि अगर आप 50 न्यूटन का बल लगाते हैं और वस्तु चल पड़ती है, तो इसका मतलब बताइए कि घर्षण बल कितना होगा, 50 न्यूटन से कम या 50 न्यूटन से ज़्यादा। घर्षण बल कम होगा तभी वस्तु गति कर रही है। अगर घर्षण बल ज़्यादा होता, घर्षण बल हमेशा रोकने की कोशिश करता है। अगर 50 न्यूटन का बल काफ़ी है किसी वस्तु को गति करवाने के लिए, तो घर्षण बल उससे कम है, इसीलिए वस्तु गति कर रही है। अगर घर्षण बल 50 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वस्तु गति नहीं कर सकेगी। अगर मैं कहती, इस क्वेश्चन को यूँ पूछती कि 50 न्यूटन का एक बल है, वस्तु को स्थिर रखता है, तो इसका मतलब है कि घर्षण बल 50 न्यूटन से ज़्यादा है, ठीक है। अरे भाई सीधी सी बात है ना, 50 न्यूटन का आपने बल लगाया, और बल लगाने के बाद वस्तु गति कर गई, यानी घर्षण बल उसको नहीं रोक सका, इसका मतलब घर्षण बल कम है, इसलिए वो नहीं रोक सका। उसकी उसकी जो क्षमता है वो कम है, हमारी जो 50 न्यूटन की क्षमता है वो ज़्यादा है, इसीलिए तो वस्तु गति कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दलदली सड़क पर फिसलने का कारण क्या होता है। आपको सबको पता है घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल का और भी कई सारे उदाहरण है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दलदली सड़क पर फिसलने, दलदली का मतलब है गीली सड़क पर फिसलने का क्या कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण कोई कारण नहीं होता है। घर्षण बल अधिक होता है तो वो कभी नहीं गिरता, घर्षण बल कम होता है इसलिए वो गिर जाता है। तो घर्षण बल पे और कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको। आपसे पूछा जाएगा कि बारिश में जब ब्रेक, सॉरी, हम जब किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो कौन सा बल लगता है, घर्षण बल लगता है। इसके अलावा मशीनें जब काम करती हैं तो घर्षण बल के हिसाब से काम करती हैं। जब आप किसी पेन से लिखते हैं तो घर्षण बल के द्वारा लिखते हैं। चौक से बोर्ड पे लिखते हैं तो वो भी घर्षण बल काम आता है वहाँ पर। इसके अलावा आप ज़मीन पे जब चलते हैं
तो जो ज़मीन या धरती होती है उस पर घर्षण बल लगता है, जिसके कारण आप चल सकते हैं। अगर घर्षण बल को कम कर देंगे तो आप चल नहीं सकेंगे। तो इसका कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है आप लिख सकते हो, आप चल सकते हो, ये सब घर्षण बल के कारण संभव होता है। इवन जिस घर में हम रहते हैं तो वहाँ पे ईंटें जब एक के ऊपर एक रखी जाती हैं, अगर घर्षण नहीं होता तो फिसल जाती हैं एक के ऊपर से एक, है ना? तो आप घर भी नहीं बना सकते थे। ठीक है, इसके कुछ नुकसान नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं कि इसकी वजह से जैसे आप मशीन चला रहे हो तो कुछ जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से किसी मशीन को चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो घर्षण के खिलाफ ख़त्म हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी मशीन के लिए काम आती है। इसके अलावा इसका कुछ और भी नुकसान होता है कि घर्षण की वजह से चीज़ें गर्म हो जाती हैं। जैसे आप दोनों हथेलियों को रगड़ते हो तो हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, यानी घर्षण बल की वजह से गर्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे ऊर्जा का क्षय हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है ये भी आप सुन लें अभी कभी। पॉलिश कर सकते हो आप किसी चीज़ पर, स्नेहक लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे गाड़ी होती है जो आपके पहिए जो होते हैं, साइकिल वगैरह में चेन होती है, वहाँ पे आप जैसे वो लगा देते हो, लुब्रिकेंट्स लगा देते हो, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, इसके अलावा उचित पदार्थ का प्रयोग, जैसे आप ये जो नहीं होते बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हो, छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी छर्रे जिन्हें कहते हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसके वजह से फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाया करता है। ठीक है, अब ये है साइकिल चलाते समय अगर पैडलिंग बंद कर दें तो साइकिल धीमी क्यों हो जाएगी, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये लिख रहा है कि क्या होता है कि जैसे हम पैडलिंग बंद करते हैं ना, तो जमीन का घर्षण बल तो बराबर काम कर रहा है, पर हम उसके खिलाफ पेडलिंग कर रहे थे। घर्षण बल तो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, पर पहले जब हम पेडलिंग कर रहे थे तो घर्षण बल के खिलाफ अपोजिशन में हम पेडल मार रहे थे, हम उसको एनर्जी दे रहे थे, तो वो चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे हमने पेडलिंग बंद की ना, तो घर्षण तो अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम करना बंद कर दिया, तो साइकिल धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी फ्रिक्शन फोर्स का एग्जाम्पल है। वृत्तक, अब यहाँ पे एक नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये दूसरे तरह के बल पे आधारित हैं। वृत्ताकार पथ पर घूमते समय केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा होता है? तो बाहर की तरफ बल लग रहा है, यानी कि आप इस तरीके से एक राउंड राउंड सर्कल में घूमे जा रहे हैं। तो आप कभी देखेंगे कि जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और आपने एकदम से गाड़ी को घुमाया, घुमाते ही कार में अगर आप पीछे की तरफ बैठे हैं किधर भी, तो आपको एक बाहर की तरफ धक्का लगता है, या फिर कभी कभी किसी 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 जगह पर अंदर की तरफ एक फोर्स फील होता है। वो क्या होता है? ठीक है, तो उनको कहा जाता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो जो बाहर की ओर लगता है उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की तरफ लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी अपकेंद्रीय बल होता है, और जो अंदर की तरफ फील होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी अभिकेंद्रीय बल होता है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अभी हमने बहुत सारा समझ लिया है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, मस्कुलर फोर्सेज एक टॉपिक है, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स में ही आता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? संपर्क बल होते हैं। देखो, मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे एक वही कार्टन ले लेते हैं हमारा पुराना वाला, उस कार्टन को खिसकाना है, तो क्या मुझे उसे छूना पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दूर से धक्का दूं उसे बिना छुए और वो खिसक जाए? नहीं संभव है ना। तो वो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। या फिर मैं एक काम करूं कि मुझे रस्सी को घुमाना है, ठीक है, रस्सी के एक तरफ पत्थर बांधा हुआ है और उसको मैं घुमा रही हूँ, तो उसमें तनाव आ जाता है। तनाव भी एक तरह का बल होता है। वो तनाव बल क्या बिना छुए आ सकता है? नहीं आ सकता, तो उन्हें कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। और जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वहाँ पे मस्कुलर फोर्सेस भी आते हैं, जो मसल्स के द्वारा, जैसे किसी एनिमल का मसल हो, या जैसे जानवर किसी बैलगाड़ी को खींच रहे हैं तो वहाँ बल लग रहा है, तो वो जो बैल वगैरह खींच रहे हैं गाड़ी को, वहाँ पे मस्कुलर फोर्सेज आते हैं। या मैं अगर किसी चीज़ को धक्का दूं तो वहाँ भी मस्कुलर फोर्सेज आएगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज का ही एक टाइप होता है मस्कुलर फोर्सेज। अब बात करते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं क्या? बिना मतलब छुए आप धक्का दे सको, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे दो चुंबक होती हैं, मैग्नेट, एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट की तरफ रखते हैं, तो बिना छुए वो दूसरी मैग्नेट को या तो पुल कर सकती है या पुश कर सकती है। तो जहाँ भी मैग्नेटिक फोर्सेस आते हैं, ठीक है, या ग्रेविटेशन, सन को अर्थ टच नहीं करती और अर्थ को मून टच नहीं करता, फिर भी उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्सेस हुआ, मैग्नेटिक फोर्सेस हुआ, ये सब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, या जिन्हें फील्ड फोर्स भी कहा जाता है। क्षेत्रीय बल, क्षेत्रीय बल या फील्ड फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं जो टच में आने के बाद ही
काम करते हैं। फ्रैक्शन फोर्स समझ लिया है, और ये दोनों भी हमने समझ लिया। जो बाहर की तरफ लगता है वो अपकेंद्रीय बल, लेकिन ये कब लगेगा, जब हम किस पथ पे हैं, वृत्ताकार पथ पे, यानी सर्कुलर मोशन जब करते हैं तब तब ये दोनों फोर्सेस काम आते हैं। तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, या इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इनका अगला क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। क्रीम सेपरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, अर्थ ग्रेविटी ऑन द मून, बैंक्ड रोडवेज, फोर्स ऑन अ कार। इसका मतलब है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर क्या होता है, जब आप मक्खन होता है उसको बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, दही को बिलोते हैं सॉरी, तो वो क्रीम सेपरेटर होता है। वॉशिंग मशीन, ड्रायर, आपने देखा है कि ड्रायर के अंदर कपड़े डाले जाते हैं, उनको घुमाते हैं तो पानी अलग हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। अर्थ ग्रेविटी ऑन द मून, हाँ अर्थ जो है वो मून पे ग्रेविटी लगाती है, ठीक है। तो मून और अर्थ के बीच में एक संतुलन बल लगा रहता है। और बैंक्ड रोड का मतलब होता है, बैंक रोड पे, कि एक जो रोड होती है, जब ऐसे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इस तरह घूम के जा रहे हैं किसी रोड पे, गोलाकार मोड में, है ना, तो आपने देखा होगा रोड अंदर की तरफ थोड़ी झुकी हुई होती है, स्ट्रेट रोड नहीं होती है, वो अंदर की तरफ हल्की सी झुकी हुई होती है ऐसे, ठीक है। उसे कहा जाता है बैंक्ड, बैंक्ड यानी झुकी हुई रोडवे फोर्स ऑन द कार, ठीक है। तो इसमें से अभी केंद्रित बल कौन सा नहीं है। अब देखो यहाँ पे बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, ग्रेविटी देख के सोचते हैं यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि इसका आंसर है क्रीम सेपरेटर। अब ये मैं समझाती हूँ कैसे। वॉशिंग मशीन में पानी, कपड़े बाहर की तरफ चले जाते हैं। आपने कभी ड्रायर को खोल के देखना, वॉशिंग मशीन को, जब आप कपड़े सुखाते हो तो कपड़े चारों तरफ चिपक जाते हैं, तो कपड़े जो है वो आउटसाइड में चिपक जाते हैं, पानी बीच में आता है, अंदर की तरफ एक फोर्स फील होता है, और वो अंदर की तरफ फोर्स फील होकर पानी अंदर आता है और नीचे निकल जाता है। तो वॉशिंग मशीन में तो अभी केंद्रित बल लग रहा है अंदर की तरफ। ग्रेविटी भी ये होता है, जैसे ये अर्थ है और यहाँ पर मून है, तो वो अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगता है, अभी केंद्रित बल लगता है। बैंक रोड में भी यही होता है, रोड झुकी हुई होती है और अंदर की तरफ बल लगता है, जबकि क्रीम सेपरेटर में जो क्रीम होती है ना वो आउटसाइड में जाती है। उसका मतलब ये होता है क्योंकि क्रीम ना हल्की होती है, दही से हल्की होती है, इस वजह से वो आउटसाइड में जाती है, उसको बाहर की तरफ बल लगता है, तो इसलिए ये अपकेंद्रित बल है, ना कि अभिकेंद्रित बल। तो दोनों में अंतर है, अभिकेंद्रित अंदर की तरफ लगेगा, अपकेंद्रित बल बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ कुछ टॉपिक कवर किए हैं, एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है। तो आपको अच्छा लगे तो बता देना मुझे, बताने के लिए आपके पास बहुत सारी जगह हैं, आप टेलीग्राम पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी बता सकते हो, शिक्षा विद शालिनी के नाम से यहाँ पे पेज आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे शिक्षा विद शालिनी 1 लगा दीजिएगा पीछे, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, और जो भी अच्छा बुरा लगे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू सो मच।